वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की अपनी डेट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी हम लोग देख लेते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उसको भी कवर अप कर लेते हैं। और अगर आपको इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वो भी कर लो। साथ ही साथ अगर आप इसको पेड पीडीएफ लेते हो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो पीडीएफ से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको जो है नोट्स बना के काम चल जाएगा, तो वो नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से इजी हो जाता है अपडेट्स को लेके आना। तो आप सभी लोग अपडेट्स वगैरह के लिए इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज के आर्टिकल्स देखेंगे इंपॉर्टेंट सारे। आधार का इशू, एशिया के वाटर एरिया जहां पे विवाद चल रहा है, मॉनसून के ऊपर एक डेटा आया है एसपीआई का, एस्ट्रॉइड और कार्मल लाइन। ये आपने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, जब आपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। चलो आगे हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला है हमारा जो एक सिस्टम आया है इंडिया का आधार। जैसे कि आपको पता है आधार सिस्टम हमारा चल रहा है। अब क्या है कि एक पेपर निकल के आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो आधार का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फ्लॉज से भरा हुआ है, खामियों से भरा हुआ है। इसमें ये बोला है कि आधार की जो प्रणाली है वो बहुत कठिनाइयों से घिरी हुई है और विश्वसनीयता उसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आधार जो है वो यूआईडीएआई के तहत स्टार्ट किया गया है। यूआईडीएआई एक बॉडी है जो कि आधार एक्ट के थ्रू आई थी, जिसने 12 डिजिट का आधार नंबर हम सब इंडियन लोगों को दिया है। इवन छोटे से छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसका भी आधार कार्ड यहाँ पे बनवाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं इन बातों को। आधार की जरूरत अपने इंडिया में यूआईडीआई के तहत, यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें है ताकि हर एक बंदे को पता चल जाए। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अब जैसे राशन शॉप है, एमजी नरेगा में आपको पैसे चाहिए, इन सब में आपका आधार एक पहचान पत्र बन जाएगा कॉमन आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, ठीक है। तो ये किया गया था कि भाई फेक इंडिविजुअल्स जो होंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन अब जो है ये और ज्यादा बढ़ने लग गया है। फेक और घोस्ट जो होते हैं ना, फर्जी नकली, ये लोग जो है ना वो सोचा गया था कि नियंत्रित करेंगे लोग, पर लोग आधार कार्ड इतने इतने बनवा के बैठे हुए हैं, ठीक है। बैंक की ब्रांच है, बैंक के थ्रू आपको कुछ भी करवाना है तो आप बहुत इजीली वहां से सिस्टम से ले सकते थे। करते ही हैं सब लोग, है ना। आपको केवाईसी करवानी है, आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करना है, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी हो, मतलब कुछ भी आपको करना है, आप लोग सब किसमें काम कर सकते हो इजीली, इन सब के थ्रू आप इजीली जान सकते हो, आप आराम से कर लेते हैं ना। तो ये बात थी। लेकिन जो पूरा सिस्टम है ना, जब इसको पूरा चेक किया गया, इस पूरे को जब देखा गया कि ये सिस्टम है क्या, तो उसके तहत यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, उसमें एक पेपर जो पब्लिश हुआ था उसके तहत ये पता चला है कि आधार कार्ड को तो भाई लोग जो है वो अपडेट भी नहीं कराते, इंफॉर्मेशन गलत दे रखी है वहां पर, ठीक है। सीएजी ने रिपोर्ट ऑडिट करी है अभी, उन्होंने बहुत फ्लॉज बता दिए इसके अंदर कि भाई सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में गलत है, लोगों ने इतने फेक फेक वहां पे किया हुआ है, इतना कुछ ऐसा किया हुआ है, तो वो बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। तो ये है आधार से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा इशू, राइट। तो प्राइवेट हो चाहे कैसे भी हो उनका ये सब आधार जो है ना, ये पूरा सिस्टम काफी एक प्रॉब्लम हो जाता है, पब्लिक से दिक्कत आ जाती है। तो ये एक इशू है जो कि यहाँ पर आधार से जुड़ा हुआ बताया गया एक पेपर में। और ये बातें ऐसा नहीं कि इस पेपर में बताई गई है, ये बहुत पुरानी बातें चल रही हैं कि आधार सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज हैं, ठीक है। प्रिवेसी प्रॉब्लम है, ऑथेंटिकेशन में दिक्कत हो जाती है, लिंक सर्विस करने में दिक्कत हो जाती है, फेक आधार कार्ड इतने ज्यादा हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स अपडेट नहीं होती हैं। तो ये सब बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। कई बार लोग एक ही नाम के कितने सारे आधार कार्ड बने हुए होते हैं, एक ही सिम कार्ड पे कितनी चीज, एक ही आधार अलग, एक आधार कार्ड पे कितनी सारी सिम ले रखी होती है, मिसप्रिंट गल है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, और मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी है। आधार सिस्टम बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी पे है, बैंक फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी के ऊपर ये पूरा लेकर के आया गया, ठीक है भाई। तो इसको आर्टिकल को छोटे से में याद रखिएगा।
अगला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एशिया में एक डिस्प्यूट है जिसका नाम है साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। आप सभी लोग जानते हैं कि साउथ चाइना सी की लोकेशन कहाँ पे है, जानते हो ना? साउथ चाइना सी में, नाम इसमें चाहे भले ही चाइना हो, पर इसमें चाइना का पूरा कब्जा नहीं है, इसमें और कंट्रीज का भी यहाँ पे एक जो है वो कंट्रोल आता है, लेकिन चाइना तो आपको पता ही है मानता कहाँ है। इसमें जो है ना साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी का ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट निकल के आ रहा है। साउथ चाइना सी में ब्रुनई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये सब कुछ लोकेट करते हैं। लेकिन चाइना का कैसा क्या कहना है कि सारा कुछ ही हमारा है। अभी पता है क्या हुआ था कि फिलीपींस ने इस चीज की कंप्लेन करी कि चाइना की एक जो शिप है ना वो वहां पे नजर में आ रही है, जो आइलैंड उनका नहीं है। तो वही ये चाइना उसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। आसियान की कंट्रीज ने मिलकर के इसके ऊपर काफी बार डिस्कशन करी है। चाइना ने वहां पर जाकर अपने मिलिट्री के एयर स्ट्रिप्स बनाने शुरू कर दिए हैं, मिलिट्री की बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी है उन आइलैंड्स में जहां पर वो डिस्प्यूटेड बनते हैं, जैसे कि स्पार्शली एंड पारासेल। ये दो आइलैंड्स हैं। क्वेश्चन आता है कहाँ पे लोकेटेड है, ये दोनों आइलैंड साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। चाइना इस पे कंट्रोल करने के लिए बोलता है। असल में बात ये है कि डिस्प्यूट होता नहीं है, चाइना जबरदस्ती अपना क्लेम करवा लेता है। और क्या होता है कि वो जो एक जगह होती है ना, वो ना उस कंट्री की रह जाती है ना चाइना की रह जाती है, वो क्या कहलानी शुरू हो जाती है, डिस्प्यूटेड। तो क्या होता है कि अपने ना वो दूसरी कंट्री अपने मैप पे दिखा सकती है, ना ही चाइना दिखाता है। डिस्प्यूटेड करार कर देते हैं उसको, और वो फिर मसला चलता ही रहता है। तो चाइना का यही है, चाइना आता है वो हमारा एलएसी वाला रीजन है, उसमें भी आके कब्जा करता है। अरुणाचल प्रदेश में भी करता है, वहां पे स्टैपल्ड वीजा लोगों को देना शुरू कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया। तो चाइना की स्ट्रैटेजी ही यही है, ठीक है ना? तो वहां पे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करने नहीं देता है वहां पर कुछ भी। तो ये चाइना की प्रॉब्लम है ये वाली। इसमें यूएस से भी पड़ा था आकर के बीच में, लेकिन चाइना ने उस चीज के लिए भी जो है उसको कंट्रोल दिया नहीं। यहाँ पर साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर ऑयल के बहुत सारे रिसोर्सेज, 11 बिलियन बैरल्स जो है वो निकल सकते हैं। वहां पे फिशिंग ग्राउंड्स इतने सारे बने हुए हैं, सी कॉमर्स रूट बना हुआ है। तो ये सब जो इतना जो ट्रेड है, वैल्यू है, इतनी सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो चाइना जो है यहाँ पर वो कंडक्ट करवा रहा है। चाइना को इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सब बेनिफिट्स वहां पे मिल रहे हैं। ओके, तो इस रिसर्च के हिसाब से भी ये वाली चीजें, साउथ चाइना सी में जो है इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड ट्रेड यहाँ पे चलता है। साथ ही साथ जो है उस सी के थ्रू काफी सारी चीजें होती है। इसमें काफी सारी बार कोशिश भी की गई कि आर्बिट्रेशन किया जाए, मतलब कि दोनों मिलकर के सुलझा लें, बात को यहाँ पर कंप्लीट कर ले, लेकिन अभी तक नेगोशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, आसियान में जब भी इनकी मीटिंग होती है इस चीज को डिस्कस खूब किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक भी इसके ऊपर नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से है यूएन के जो क्लॉज के कन्वेंशन है, चाइना मानता ही नहीं है इसको। हम लोग तो मानते हैं इसको, चलो ईईजेड जो जो है हम मानेंगे, हम टेरिटोरियल वाटर्स को मानेंगे, बट चाइना वही सीन है, वो इसको भी रिफ्यूज कर देता है मानने से। कई बार इसके ऊपर भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है। यूएन क्लॉज मतलब कि लॉ ऑफ सीज का एक पूरा 1982 में बनाया गया था, इसी ने डिसाइड किया था कि पूरे के पूरे हमारे जितना भी पानी का एरिया होगा ना, उस पानी के एरिया को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इंटरनल, टेरिटोरियल, कंटेजियस, ईईजेड एंड हाई सीज। हिंदी में कहते हैं आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। ये 5 तरीके से जो है 5 मेजर जोन जो है वो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो इस तरीके से सी का ये डिवीजन किया गया था। लेकिन अब वही है कि इस सबको भी मैरीटाइम जोन्स को चाइना मानता नहीं। अब मैं पांचों आपको पहले तो बता देती हूँ ये जोन होते कौन कौन से। पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनवा के बता देती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ मैं थोड़ा खाली जगह पे, ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो जाए। यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाली जगह पे, नोट्स में बना लें। जैसे ये है लैंड, ठीक है, ये लैंड है। अब लैंड का जो ये वाला रीजन है, जो यहाँ पे पानी है इस लैंड के ऊपर, इस रीजन में, इसे कहते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर्स। ठीक है, अब इस लैंड पे एक बेस लाइन तैयार होती है कि भाई ये बेस लाइन, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो पानी की दूरी होती है वो नॉटिकल माइल्स के तहत की जाती है। तो वो नॉटिकल माइल्स जो होता है ना, ये 12 नॉटिकल माइल, इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी।
उसके आगे 12 जो एरिया होगा, 12 नॉटिकल माइल्स का, उसे कहते हैं कॉन्टीजियस जोन। उसके बाद अब ये इस 12 से शुरू हो जाएगा आगे, 12 से लेकर के पूरा ये वाला 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो है ये वाला, इसको सॉल्व किया जाता है। समझे बात को? ये इस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद आगे जाने वाले जितना भी रीजन होगा यहाँ से आगे एरिया तक, उसे कहते हैं हाई सी। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना? तो ये जो इंटरनल वाटर्स का रीजन है ना, यहाँ पर कोई भी और कंट्री नहीं आ सकती। जो कंट्री है ना, उसी का पूरा हिस्सा है, सिक्योरिटी वगैरह हर चीज। टेरिटोरियल सी जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, और मैं एक नॉटिकल माइल की बात करूं तो उसमें 1.85 किलोमीटर होते हैं। तो आप 12 नॉटिकल माइल्स का हिसाब लगा लो। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है 1.85 है। ठीक है, मैं भी हिसाब लगाती हूँ, आप भी लगाओ, इसका अराउंड करीब 22 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो 22 किलोमीटर तक जो इसके आगे आसपास का रीजन है, वहां पर उस कंट्री का हिस्सा है। उस एरिया की जो अ, ऊपर का एयर स्पेस है ना, जो ऊपर हवा का एरिया, कि भाई वहां पे किसी और कंट्री का रेडार एयरक्राफ्ट नहीं आ सकते बिना परमिशन के। वहां पर जो सी बेड है, वहां की जो सब सॉइल है, जो पूरा है वो हिस्सा है, सब कुछ। ठीक है ना? उसके बाद कंटेजियस जोन, कंटेजियस जोन जो कि आगे 24 नॉटिकल माइल तक जा रहा है ना, 12 है, 12 ये वाला और 12 ये, मतलब बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक हो गया। इसमें ना आपको एयर के राइट्स नहीं है। कंटेजियस जोन में आपके पास एयर के कोई राइट्स नहीं है, स्पेस के कोई राइट्स नहीं है, बाकी आपका सारा राइट। ठीक है, वहां पे अगर कोई कस्टम लॉ बनाना है, कोई उसके ऊपर वाटर के ऊपर बनाना है, वो भी आपका अधिकार है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये वाला अगला लास्ट वाला EEZ वाला, इस पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के राइट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम जो है वो तैयार किया जाता है। इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है भाई? इसको नोट्स में लिख लिया आप लोगों ने? इसको नोट्स में लिख के कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है भाई? तो ये है आपका UN क्लॉज का मीनिंग। UN क्लॉज भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। उसके बाद सितंबर की जो रेनफॉल आई है, IMD की फोरकास्ट के ऊपर ही ये पूरा आर्टिकल है। जो हमारी रेनफॉल आई है उसमें काफी वेरिएशंस जो है वो देखने को मिली हैं। साउथ वेस्ट मानसून आया, रेस्ट ऑफ द कंट्री ने भी नॉर्मल मानसून यहाँ पे देखा। 4 मानसून मंथ्स भी आते हैं, और अगस्त और जुलाई सबसे ज्यादा मानसून के बिजिएस्ट डेज रहते हैं। ठीक है, एल नीनो ला नीना, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आप लोग उन वीडियोस को देख करके जो है कंप्लीट भी कर सकते हो, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से एल नीनो और ला नीना का जो एक कॉन्सेप्ट है वो रहता है, या वो उसमें जो है चीजें चलती हैं। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल की मूवमेंट की वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सो ये पूरा जो आप देख रहे हैं कि जो अनइवन रेनफॉल आई है, उसकी वजह से काफी सारे रीजन में प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। अगला आर्टिकल है SPI, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। SPI का मतलब क्या है यहाँ पर? SPI इज स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। 174 में से इंडिया की 67 रैंक आई है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कलेक्ट करा है। अभी परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता क्या है? स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक यहाँ पे 174 कंट्रीज का कंपाइल करता है, और इस कंपाइलेशन में
ये जो एसपीआई है, ये यहाँ पर पूरे देश के 5 पिलर्स के ऊपर चेक करता है डेटा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है ना, डेटा के सर्विसेज, डेटा के प्रोडक्ट, डेटा के सोर्सेज, डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को यहाँ पे चेक करता है। 174 कंट्रीज में हमारा डेटा कितना ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में काम आता है, वो सारी चीजें यहाँ पर ये चेक करके हमको इन्फॉर्म करता है। तो इंडिया का जो डेटा है स्टैटिस्टिक्स के मामले में, वो सारी चीजों को देखता है, चाहे वो चाइल्ड मोर्टालिटी हो रिपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, जो है 20 पॉइंट के करीब इसमें रहता है। डेटा के प्रोडक्ट्स को भी ये चेक करता है। डेटा के प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जितना भी हमारे एसडीजी के लिए डेटा काम आएंगे, वो सारी चीजें, डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर वो पूरा चेक करता है, लेजिस्लेशन, गवर्नेंस, उन सारी चीजों के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, कितना परसेंटेज कहाँ पे कितनी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, तो पूरा का पूरा डेटा गवर्नमेंट से कलेक्ट किया जाता है। डेटा की सर्विसेज यहाँ पे चेक की जाती है, डेटा के सोर्सेज यहाँ पे चेक किए जाते हैं, सेंसस का चेक कर लेना, और ये सारी बेसिक बेसिक चीजों को यहाँ पर चेकिंग जो है वो करी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पूरा ये चेकिंग वगैरह करके डेटा का पूरा रजिस्ट्रेशन, डेथ, बर्थ, स्टैटिस्टिक्स, कितना बॉर्न हुए, कितने कैसे हुए, वो सारी चीजें चेक करके ये पूरा जो है अपना एक स्कोर एसपीआई के नाम से रिलीज करते हैं। ठीक है भाई। और हाँ, वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो एक और अपलोड हो चुकी है, उसको भी जा करके देखेंगे सब लोग। अपनी जितनी जितनी वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपने देखनी है, उसको कंप्लीट करना है, किसी भी वीडियो को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। सारी वीडियोस हमारी काम की होने वाली हैं। ठीक है, जितनी भी वीकली आई है ना, वो भी देख लो, क्योंकि उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप लोग वीकली को उतना ज्यादा नहीं देखते हो, मैंने नोटिस किया है, इसलिए बता रही हूँ। चलिए आगे देखेंगे। एस्ट्रॉइड का सैंपल, नासा ने यहाँ पर जो है एक फर्स्ट एस्ट्रॉइड का सैंपल कलेक्ट किया था 24 सितंबर को। अंतरिक्ष यान ने जो है वो एक जो है वापस सैंपल दिया है यहाँ पर, ओरिसिस के नाम से है, ओसिरिस, ओसे ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलेट, एक्सप्लोरर। यूएस का मिशन है जो कि एस्ट्रॉइड्स का सैंपल कलेक्ट करने गया था। एस्ट्रॉइड मैक्सिमम हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें सारे एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये है मिशन पूरा। और ये एक बेनू करके है, एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, वो सारा से कलेक्ट किया गया था यहाँ पर। बेनू जो है हो सकता है आगे आने वाले समय में अर्थ से टकरा भी जाए, उस सैंपल को यहाँ पर जो है कलेक्ट करके नासा के पास पहुंचाया गया है। और जहाँ पे बेनू को लैंड करवाया गया था, बेनू के पास, उसको नाइटिंगेल नाम रखा गया है। ये सैंपल जो है ये एस्ट्रॉइड्स का पूरा हमें बताएंगे कि हमारी सोलर सिस्टम की पुरानी हिस्ट्री कैसी रही है। मतलब एक नई चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, सोलर सिस्टम की हिस्ट्री, कॉमेट्स के बारे में हमें पता चलेगा। उसके अलावा अपने को सोलर, विंड, मून, सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, सारे सैंपल्स के बारे में पता चलेगा। एस्ट्रॉइड जैसे कि ryugu, इकोचावा, ये सब भी जापान ने पहले यहाँ पर एनालाइज किए। जापान ने भी यहाँ पर पहली कंट्री बनी है जिसने ये किया। दूसरी कंट्री यहाँ पे कौन बन गई है, नासा, मतलब यूएसए। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस आर्टिकल को याद में रखना, इनसे भी सीधा सीधा सवाल आपके बन सकते हैं। आज का लास्ट है कार्मल लाइन। कार्मल लाइन जो है, जो कि 100 किलोमीटर की एक बाउंड्री है सी लेवल के ऊपर। 100 किलोमीटर की बाउंड्री सी लेवल अर्थ के एटमॉस्फेयर पे है, बैरियर बनाती है, उसे हम कहते हैं कार्मल लाइन। अब ये कार्मल लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कार्मल लाइन जो है, अगर क्रॉस कर लेते हो तभी आप किसी पर्सन को एस्ट्रोनॉट के रूप में जानते हो। तो कार्मल लाइन एक एयर स्पेस रेगुलेटर के रूप में काम करती है, और एक धरती से एयर के बीच की जो लाइन है ना, उसे कार्मल लाइन कहते हैं, जिसे आउटर स्पेस के बारे में जाना जाता है। और ये कार्मल लाइन जो है, ये यहाँ पर मार्क की जाती है ताकि हम लोग यहाँ पर चेक कर सके कि कौन सा पर्सन क्वालिफाइड बन जाता है बाहर के लिए। ठीक है, आज के क्वेश्चन है भाई, अभी 2022 की इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है। तो अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए, इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट। अभी बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 की रिलीज की गई थी, और ये जो है यहाँ पर जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं, हमारे मिनिस्टर, वो रिलीज करते हैं। अगस्त महीने में रिलीज की गई थी, जिसमें ये बोला गया है, इसके बारे में फैक्ट्स लिखेंगे कि इंडिया की बायो इकोनॉमी 2025 तक आते आते $150 बिलियन, और 2030 तक आते आते डबल हो जाएगी, $300 बिलियन तक।
ठीक है, बायोफील्ड की एक जो इकोनॉमी होती है। साथ ही साथ $80 बिलियन हम लोगों ने रीच किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बायोटेक स्टार्टअप्स हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करे हैं, और ये जो है काफी ज्यादा बायो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। और ये ऐसा बोला गया कि 2025 और 2030 तक आते आते हम बढ़ाएंगे। और अभी 50 लाख तक यहाँ पर स्टार्टअप जो है वो और इंक्रीज करवाए जाएंगे। तो इंडिया की जो है ये बायो इकोनॉमी के बारे में ये बताया गया। बायो इकोनॉमी में बायो प्लास्टिक हो गया, क्लोथिंग हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ सभी लोग जानते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और इसमें 194 मेंबर कंट्रीज हैं। सो डब्ल्यूएचओ के जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं वो April 7, 1948 में हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि इंडिया ने एक्चुअली में जो डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन किया था वो पहले ही कर लिया था, मतलब जब स्टार्ट हुआ तब से वी हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। ओके, आज के लिए क्वेश्चन है आपका क्लाइमेट और सोशल इश्यूज। काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सोशल इश्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, आप में से बहुत बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम हम लोगों को इसका जो है, जो भी आप मेंस में डिस्कस करते हो क्वेश्चन को, उसका आंसर बताओ। ठीक है, मैंने उसके लिए डिसाइड किया कि आई विल टेक सम शॉर्ट्स, और उससे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस को डिस्कस जरूर करेंगे क्लास में। ठीक है, जस्ट वेट, आपको उससे जुड़े हुए जो है प्रॉपरली करवाया जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी आप लोग कोशिश करते रहिए, इन क्वेश्चंस की एक बार लिस्ट बना लो, एंड वी विल डिस्कस दोस इन क्लास। ओके, ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। यहाँ तक अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।